गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग अपनी तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और बच्चों सब कुछ परफेक्ट है, ओके है। तो 3-4 दिन की छुट्टियों के बाद अब हम हरियाणा जीके की जो क्लास है वो लगातार मेरे दोस्त इसी समय पे किया करेंगे। और आप लोगों का जो सिलेबस है वो बहुत समय पे कंप्लीट होगा। आप लोगों को रिवीजन का भी टाइम मिलेगा और साथ के साथ जो हम करते चलेंगे तो उसकी प्रैक्टिस आप साथ के साथ ही करके चलें, ना कि मेरे दोस्त आप सिलेबस कंप्लीट होने का इंतजार करें। ठीक है? तो जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और हरियाणा मिसलेनियस पार्ट मेरे दोस्त हम शुरू कर रहे हैं। हरियाणा मिसलेनियस यानी हरियाणा विविध इसे बोलते हैं। बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन इस पार्ट से आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। और हरियाणा विविध के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक हमने उठाया है, बड़ा इंटरेस्टिंग उठाया है। आप लोग ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में पहले पढ़ भी चुके होंगे। तो हम हरियाणा मिसलेनियस यानी हरियाणा विविध कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। और हरियाणा विविध में मेरे दोस्त हम बात करेंगे हरियाणा के लोक नृत्यों के बारे में। लोक नृत्य बच्चों जिसे हम बोलते हैं फोक डांस। आप सभी को पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर जो लोक नृत्य होंगे ना वो कितने टाइप के होंगे मेरे दोस्त। हरियाणा के अंदर लोक नृत्य होंगे 3 प्रकार के। आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा के अंदर लोक नृत्य जो है, फोक डांस जो है वो कितने प्रकार के हैं, तो आप बोलेंगे 3 टाइप के हैं, 3 प्रकार के लोक नृत्य हैं। लोक का मतलब क्या होता है? लोक का मतलब होता है लोग। और नृत्य का मतलब क्या होता है? डांस। लोगों के द्वारा जो डांस किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फोक डांस बोलते हैं, लोक नृत्य बोलते हैं, है ना? बेटा ये जो 3 टाइप है ये कौन कौन से हैं? इन 3 टाइप में एक तो ऐसा लोक नृत्य होगा जिसमें सिर्फ महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। महिलाओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य। महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले नृत्य मेरे दोस्त, एक डांस होगा जो सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाएगा। पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य। और एक नृत्य ऐसा होगा मेरे भाई जो महिलाओं और पुरुष दोनों के द्वारा एक साथ किया जाता होगा। महिलाओं और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। महिलाओं व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। ठीक है? तो हरियाणा के अंदर जो लोक नृत्य होंगे वो कितने टाइप के होंगे मेरे दोस्त? 3 टाइप के होंगे, है ना? इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में। और मैंने आप लोगों को बताया बच्चों
कि महिलाओं के द्वारा जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट नृत्य किया जाता है उसको हम बोलते हैं लूर डांस, जिसको हम क्या बोलते हैं, लूर नृत्य बोलते हैं। तो लूर के बारे में आपको 5-7 पॉइंट पता होने चाहिए जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो पता होना चाहिए कि जो ये लूर शब्द है ना, इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त। ये जो लूर शब्द है इसका अर्थ होता है लड़की। लूर जो शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है दोस्त, लड़की होता है। तो सीधी सी बात है, यदि लूर का मतलब ही लड़की है तो ये सिर्फ लड़कियों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा ही किया जाने वाला क्या होगा, नृत्य होगा। लूर नृत्य जो है बच्चों ये कब किया जाता है, ये एक तो फसलों की बुआई का प्रतीक माना जाता है। फसलों की बुआई का प्रतीक। और फसल भी मेरे दोस्त कौन सी, रबी की फसल। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि रबी की फसल का प्रतीक कौन सा नृत्य है, तो आपका उत्तर होना चाहिए मेरे दोस्त कि लूर नृत्य रबी की फसलों की बुआई का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। ठीक है। उसके बाद दोस्त आपको ध्यान रखना है, जब रबी की फसल पक के तैयार हो जाती है ना, तब भी ये नृत्य जो है वो किया जाता है। तो रबी की फसल पकने की खुशी में, और रबी की फसल कब पकती है मेरे दोस्त, सर फाल्गुन के महीने में, मार्च के महीने में। तो रबी की फसल पकने की खुशी में किया जाने वाला ये क्या होगा, नृत्य होगा। किया जाने वाला ये क्या होगा, नृत्य होगा। आपसे ये पूछ ले कि भाई ये कब किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये फाल्गुन महीने में। फाल्गुन महीने में होली से 15 दिन पहले शुरू होकर, होली से 15 दिन पहले शुरू होकर बच्चों ये होलिका दहन तक किया जाने वाला नृत्य है। होलिका दहन तक। ये नृत्य मेरे दोस्त किया जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस लैंग्वेज में कि होली से 15 दिन पहले कौन सा नृत्य शुरू होता है जो होलिका दहन तक चलता है, तो आप बोलेंगे लूर नृत्य है, उसे लूर डांस हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि लूर नृत्य में सिर्फ महिलाएं ही शामिल होती है, सिर्फ महिलाएं शामिल होती है। सिर्फ महिलाएं क्या होती हैं, शामिल होती हैं। और पुरुषों को ये नृत्य देखने की अनुमति नहीं होती है बच्चों। पता नहीं ऐसा क्या करती हैं लड़कियां कि पुरुष देख ही ना सकता। तो पुरुषों को देखने की अनुमति नहीं होती है। तो मेरे दोस्त पुरुषों को देखने की अनुमति इस नृत्य को नहीं होती है। ये एक ऐसा नृत्य होता है लूर नृत्य, जिसमें मेरे दोस्त क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। तो महिलाएं दो लाइनों में खड़ी होकर आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, क्वेश्चन और आंसर करती है। ठीक है, तो लूर नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य है जो हरियाणा के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लूर नृत्य। लूर के बाद दूसरा नृत्य आपको ध्यान रखना है, कोडिया नृत्य।
बच्चों खोड़िया आप सभी जानते होंगे कि लड़के के विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा बारात जाने के बाद जो नृत्य किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, खोड़िया नृत्य बोलते हैं। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लड़के के विवाह के अवसर पे किया जाता है, लड़के के विवाह के अवसर पर। लड़के के विवाह के अवसर पर मेरे दोस्त ये नृत्य किया जाता है जिसे हम खोड़िया बोलेंगे, ठीक है। और विवाह के अवसर पर बारात जाने के बाद, बारात जाने के बाद नई वधू के पहली बार ससुराल आने तक, ठीक है बच्चों, महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। महिलाओं के द्वारा ये नृत्य बच्चों किया जाता है, यानी कि बारात जाने के बाद जब वापस बारात आएगी दुल्हन लेकर बच्चों, तब तक आस पड़ोस की महिलाएं जो नृत्य करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, खोड़िया नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खोड़िया नृत्य बोलते हैं, ठीक है। खोड़िया से पहले मेरे दोस्त क्या गाया जाता है, बोकड़ा गाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि खोड़िया नृत्य से पहले मेरे भाई बोकड़ा गाया जाता है, बोकड़ा। आप लोगों का हो चुका है क्या खोड़िया? कितने ऐसे लड़के हैं जिनका खोड़िया हो चुका है, और कितने ऐसे हैं जो खोड़िया के लिए ही पढ़ रहे हैं कि हमारा खोड़िया पक्का हो, ठीक है। तो खोड़िया नृत्य से पहले मेरे दोस्त क्या गाया जाता है, बोकड़ा गाया जाता है। ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। खोड़िया नृत्य के बाद हम बात करेंगे, तीसरा जो नृत्य होगा वो इससे मिलता जुलता है लेकिन इससे अलग है बहुत बच्चों। उसका नाम है खेड़ा नृत्य। इसको हम खेड़ा नृत्य भी बोल देते हैं, या इसको हम खेड़ा नृत्य भी बोल देते हैं। खेड़ा या खेड़ा नृत्य। बच्चों खेड़ा या खेड़ा नृत्य बुजुर्ग की मृत्यु हो जाने के बाद बुजुर्ग की मृत्यु पर महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है, बच्चों उसी को हम खेड़ा या खेड़ा नृत्य बोलते हैं। तो बुजुर्ग की मृत्यु पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये क्या होता है, आपका नृत्य होता है। तो बुजुर्ग की मृत्यु पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य होगा खेड़ा या खेड़ा नृत्य। आपने देखा भी होगा कि जब गांव के अंदर एक बूढ़ा आदमी मेरे दोस्त गुजर जाता है जो हर तरीके से संपन्न था, खुश था, ठीक है। तो उसके घर वाले क्या करते हैं, उसका अंतिम संस्कार जब करते हैं तो उस समय जो महिलाएं हैं ना वो भजन वगैरह गाती है, रोने का काम नहीं करती बल्कि भजन वगैरह गाने का काम करती है, ठीक है। खड़ताल वगैरह बजा बजा के भजन वगैरह गाती है। तो बच्चों वो सारा का सारा जो आपका सिनेरियो होगा उसी को हम खेड्डा नृत्य बोलते हैं, ठीक है। और ये हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, बांगर क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। हरियाणा के बांगर क्षेत्र में, बांगर क्षेत्र कौन सा होगा, जो हरियाणा का बीच वाला भाग होगा, या हम बोल सकते हैं हरियाणा के मध्य भाग में।
हरियाणा के बांगर क्षेत्र में मेरे भाई ये सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रचलित होगा? ठीक है। तो खेड़ा नृत्य या खेड़ा नृत्य बुजुर्ग की मृत्यु पर महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, और हरियाणा के बांगर क्षेत्र में यह सबसे ज्यादा क्या रहता है, प्रचलित रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे मेरे दोस्त चौथे नंबर पे सांझी नृत्य। आप सभी को पता होगा कि जब लड़का या लड़की, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब बच्चों बांध बैठते हैं, ठीक है, विवाह के अवसर पे जब लड़का लड़की बांध बैठते हैं, तो बांध बैठने वाले दिन से ही बच्चों रात के समय आस पड़ोस की महिलाएं जो रात को गीत वगैरह गाती है, नाचती गाती है, उसे हम कौन सा नृत्य बोलेंगे? सांझी नृत्य बोलेंगे। तो ये भी विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला क्या होगा, नृत्य होगा। विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। और ये सांझी नृत्य महिलाओं के द्वारा शुरू कर दिया जाता है लड़का या लड़की के बांध बैठते ही, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लड़का लड़की के बांध बैठते ही या बांध बैठने वाले दिन दिन से शुरू होकर शादी वाले दिन तक मेरे दोस्त ये किया जाता है। शादी वाले दिन तक जो नृत्य बच्चों महिलाएं करती है उसी को हम सांझी नृत्य बोलते हैं, ठीक है ना। सांझी गाना बोलते हैं जो विवाह के अवसर पे गाई जाती है। सांझी जो है ये महिलाओं द्वारा गाई जाती है। महिलाओं के द्वारा बच्चों गाई जाती है। तो एक सांझी गाई जाती है और एक सांझी बनाई जाती है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करके आपको एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि सांझी किस अवसर पे गाई जाती है, तो आप बोलेंगे विवाह के अवसर पे। एक आपसे पूछा जाएगा सांझी जो बनाई जाती है वो किसके लिए बनाई जाती है, तो मैंने आपको बताया कि सांझी गाई भी जाती है और सांझी बनाई जाती है। अब बनाएंगे कैसे? मिट्टी और गोबर के मिट्टी और गोबर के लेप से मेरे दोस्त दीवारों के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं उसको हम सांझी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांझी बोलते हैं। और सांझी बनाई जाती है बालिकाओं की मंगल कामना के लिए। बालिकाओं की मंगल कामना हेतु बच्चों क्या है, सांझी बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं कि एक तो सांझी गाई जाती है और एक सांझी बनाई जाती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सांझी जो है ना वो किससे बनाई जाती है, तो आप बोलेंगे कि गोबर और मिट्टी के लेप से जो दीवारों के ऊपर महिलाएं बालिकाओं की मंगल कामना के लिए चित्र बनाकर बच्चों प्रस्तुत करती है उसी को हम बोलते हैं सांझी बनाना। और एक सांझी गाई जाती है वो विवाह के अवसर पे, चाहे वो लड़के का विवाह हो या लड़की का विवाह हो, दोनों जब बांध बैठ जाएंगे तो उस रात से ये शुरू होकर शादी वाले दिन तक बच्चों सांझी जो है ना वो गाई जाती है, और उस दौरान जो नृत्य किया जाता है उसी को हम सांझी नृत्य बोलते हैं, ठीक है। बेटा फास्ट फास्ट मत कर रवि कुमार, ठीक है। हाँ।
ज्यादा फास्ट फास्ट बोलेगा ना तो पेपर से भी फास्ट ही बाहर आएगा, ये समझ ले। सिखाने की कोशिश मत कर कि कैसे करवाना है, बस सीखने की कोशिश कर। आजकल समस्या पता है क्या हो रखी है, सारे के सारे ज्ञान पेलने में लगे हुए हैं, ज्ञान लेने वाला बचा ही नहीं धरती के ऊपर। सारे ये चाहते हैं कि ज्ञान पेल दूं बस मैं सुबह सुबह आके। मैं किस लिए हूँ भाई साहब यहाँ? ठीक है, सुबह सुबह टोपा पहन के, ये स्वेटर डाल के, ये माइक लगा के मैं ज्ञान लेने थोड़ी आया हूँ, तुम लोगों को ज्ञान देने आया हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये फास्ट फास्ट वाले जो है ना, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो देख लिया करो, ठीक है। हाँ, और जो सीखना चाहते हैं, जो नौकरी लगना चाहते हैं, तो तुम पहले थोड़ी हो यार। जिस दिन से ये सब्जेक्ट बना है उस दिन से पढ़ा रहा हूँ, और मेरे से बेहतर शायद ही आपको कोई बता पाए कि भाई इसको कैसे पढ़ा जाएगा और कैसे इसमें 25 में से 25 नंबर आप लेके आ सकते हो, ठीक है ना। हाँ, बस चुपचाप पढ़ता रहो, ज्ञान पेलने वाले दूर रहना, ये समझ लो तुम। आज के समय सारे ज्ञान पेलने में लगे रहते, थोड़ा बहुत ज्ञान ले भी लिया करो यार। हमारे टाइम में हम ज्ञान लेते थे, इसलिए बच्चों आज जो है ना वो थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। और तुम सुनना ही पसंद नहीं करते, फास्ट कराओ फास्ट, क्या करेगा फास्ट करके? चलेगा, आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो है मेरे दोस्त, वो आपका नृत्य होगा घूमर नृत्य। और टेक्निकल टीम वाले भी ध्यान दें, जो ये फास्ट फास्ट कहते हैं इनको ब्लॉक किया करो तुम, क्योंकि इनको पढ़ना ही नहीं है। तुम बैच क्यों खरीदते हो जब तुम्हें सब कुछ आता है तो? मेरी शक्ल देखने के लिए खरीदते हो क्या? जब तुम्हें सब कुछ आता है, जब तुम्हें सारा चीज फास्ट फास्ट चाहिए, तो बेटा कोई मार्केट की किताब लेके पढ़ ले बस। तू क्यों पैसा खराब कर रहा है बैच लेके? तो 2 दिन में किताब पढ़ के फिर साइड में रख दे बस, जिस दिन पेपर हो उस दिन मुंह उठा के चले जाना है। चलो आगे आओ। घूमर नृत्य है बेटा, ये घूमर जो शब्द आया है ना, ये घूम से आया है। और घूम का मतलब क्या होता है? जो महिलाएं पहले दामन वगैरह पहनती थी, और दामन की जो लय बनती है, तय बनती है, उनको हम बोलते हैं घूम। क्या बोलते हैं? घूम, ठीक है। तो ये जो घूमर शब्द आया है ना, ये घूम से आया है। और घूम का मतलब है दामन की लय। लय बोल देते हैं या इसे तय बोल देते हैं, तो हम बोलते हैं घूम। और दामन कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है बच्चों, पुरुष तो आप लोगों ने नहीं पहने देखे होंगे, तो सीधी सी बात है ये महिलाओं के द्वारा ही किया जाने वाला नृत्य होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, महिलाओं द्वारा। दामन या गागरा पहनकर, महिलाओं द्वारा दामन या गागरा पहनकर समूह में घेरा बनाकर, समूह में घेरा बनाकर किया जाने वाला जो नृत्य होगा, किया जाने वाला जो नृत्य होगा बेटा, उसे क्या बोल देंगे हम? घूमर नृत्य बोल देंगे, ठीक है। ये ज्यादातर आपका कहाँ पे चलता है? राजस्थान के अंदर बच्चों ये सबसे ज्यादा किया जाता है। तो राजस्थान और राजस्थान के साथ लगते हरियाणा क्षेत्र का ये प्रचलित नृत्य होगा। राजस्थान और राजस्थान के साथ लगते हरियाणा क्षेत्र में, राजस्थान व राजस्थान के साथ लगते हरियाणा क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य, मेरे दोस्त घूमर नृत्य होगा, ठीक है। घूमर से मिलता जुलता एक नृत्य और है जिसे हम बोलते हैं झूमर।
मेरे दोस्त, झूमर जो होता है ना, ये एक आभूषण होता है, एक गहना होता है जो महिलाओं के द्वारा माथे के ऊपर धारण किया जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये जो झूमर होता है ना, ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, झूमर जो है ना, एक आभूषण का नाम है। और यह आभूषण महिलाओं के द्वारा माथे पर धारण किया जाता है। तो महिलाओं द्वारा माथे पर धारण किया जाने वाला, माथे पर धारण किया जाने वाला आभूषण। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइएगा एक ऐसा नृत्य जिसका नाम एक आभूषण के नाम पे रखा गया है, तो आप बोलेंगे वो झूमर नृत्य है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो झूमर नृत्य का नाम मेरे दोस्त आभूषण के नाम पर है, जो महिलाएं माथे पर धारण करती है। ठीक है, यह नृत्य भी महिलाओं के द्वारा समूह में किया जाता है बच्चों। जैसे घूमर किया जाता है, ऐसे ही झूमर किया जाता है। तो महिलाओं द्वारा समूह में किया जाने वाला नृत्य। ठीक है, और ये एक ऐसा नृत्य होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हरियाणवी गिद्दा बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका होगा झूमर नृत्य। तो मेरे भाई, झूमर नृत्य को हम क्या बोलते हैं गुरुजी? इसको कहा जाता है हरियाणवी गिद्दा। हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, झूमर नृत्य को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, हरियाणवी गिद्दा बोलते हैं। ठीक है, याद रखोगे सारे के सारे बच्चे? एक बार फटाफट बताएगा, यहां तक बातें क्लियर हुई बेटा? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सिलेबस की चिंता मत किया करो तुम लोग, ठीक है? तुम चिंता इस बात की किया करो कि मेरे याद हो रहा है, मेरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सारी चिंता तुम कर लोगे तो बाकी क्या करेंगे? हम जैसे लोगों के लिए भी थोड़ी बहुत चिंता करने के लिए छोड़ दो तुम। चलेगा, इसके बाद आगे बढ़े फिर। ओके सर। सब क्लियर है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे फिर। बेटा, झूमर नृत्य के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है फाग नृत्य। फाग नृत्य एक ऐसा नृत्य है जहां पर पुरुष और महिलाएं, बच्चों, दोनों के दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं। और आपको पता होगा कि ये कौन से महीने में, फाल्गुन महीने में। ठीक है, तो होली के अगले दिन फाग नृत्य कब किया जाएगा? होली के अगले दिन किया जाएगा। और होली के अगले दिन पुरुष और महिलाएं दोनों, दोनों के द्वारा एक साथ किया जाने वाला ये नृत्य है। ठीक है, और मेरे दोस्त, ये भी कौन से महीने में किया जाता है? फाल्गुन महीने में। तो महीना कौन सा हो जाएगा? फाल्गुन। फाल्गुन महीने में, याद रखिएगा, ये फाल्गुन महीने में किया जाता है।
ये आपका एक मौसमी नृत्य है बच्चों, यानी कि फाल्गुन महीने में हर साल ये नृत्य किया जाता है। ये एक आपका मौसमी नृत्य है, और ये मौसमी नृत्य भी रबी की फसल पकने की खुशी में ही किया जाता है, क्योंकि रबी की फसल पक के तैयार हो चुकी होती है, जिसमें हमारी सबसे मुख्य फसल है गेहूं। और गेहूं जो रबी की फसल है, जब वो पक के तैयार हो जाती है तो सारे किसान बड़े खुश होते हैं। और ये मेरे दोस्त होली और फाग का त्योहार मनाने के साथ है, उसके बाद खेतों की तरफ है उस रबी की फसल को काटने के लिए चल पड़ते हैं। तो ये भी रबी की फसल है, पकने की खुशी में किया जाता है। ठीक है। फाग से पहले जो नृत्य हमने किया बच्चों, वो कौन सा होगा? फिर होली नृत्य होगा। अच्छा, इस फाग नृत्य को हम क्या बोलते हैं? दुल्हंडी भी बोलते हैं। कई जगह इस फाग को क्या कहा जाता है? दुल्हंडी। बेटा कहीं दुल्हंडी आपसे पूछ ले और तुम फिर मुंह बनाते फिरो कि यार सर ने तो दुल्हंडी करवाया ही नहीं, तो फाग को ही बोलते हैं दुल्हंडी। ठीक है ना। फाग से पहले जो नृत्य महिलाएं करेंगी, पुरुष करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? होली नृत्य बोलेंगे। होली हो या फाग हो, आप सभी को पता है ये रंगों का त्योहार है। ठीक है। तो इस नृत्य में रंग एक दूसरे के ऊपर गिराए जाते हैं, डाले जाते हैं। तो होली नृत्य भी फाल्गुन महीने में। पुरुष व महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य होगा। वाला नृत्य होगा। ठीक है बच्चों, होली नृत्य के बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है तीज नृत्य। ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, तीज नृत्य। ये भी आपका एक मौसमी नृत्य है। तो आप लोगों को पता होगा तीज आती है कौन से महीने में दोस्त? सावन के महीने में। लड़कियों को सब कुछ पता है। तो सावन के महीने में ये किया जाता है। सावन महीने में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य होगा बच्चों, तीज नृत्य। आपसे कोई ये भी पूछ ले कि भाई ये जो तीज नाम आया है ये कहाँ से आया है? बच्चों, जब मानसून आता है सावन के महीने में और बारिश की जब बूंदे मिट्टी में गिरती है, तो मिट्टी से एक लाल रंग का कीट, यानी जिसे कीड़ा बोलते हैं बच्चों, वो निकलना शुरू हो जाता है। और वो जो कीट होता है ना, वो लाल रंग का होता है। और लाल रंग के उस कीट को हम क्या बोलते हैं? तीज बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लाल रंग के तीज कीट के कारण बच्चों इसका नाम है तीज नृत्य। और तीज नृत्य के दौरान महिलाएं जो है वो नए नए कपड़े धारण करके झूला झूलती हैं और गीत गाती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? तीज नृत्य बोल देते हैं। ठीक है। महिलाएं जो है बच्चों, झूला झूलते हुए इस नृत्य में क्या है? गीत गाती हैं। हालांकि हर नृत्य में गीत तो गाएंगी ही गाएंगी बच्चों, क्योंकि बिना गीत तो पैर ही नहीं चलेंगे। तीज नृत्य के बाद अगला जो नृत्य होगा वो होगा रास नृत्य। रास नृत्य। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो रास नृत्य है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे बच्चों
रास नृत्य जुड़ा हुआ है ऐसे भगवान से जो रासलीला किया करते थे, और रासलीला किया करते थे कौन से भगवान? भगवान श्री कृष्ण। क्या? भगवान श्री कृष्ण, ठीक है ना। सर जी सिलेबस कब खत्म होगा? बेटा मोबाइल बंद करके आराम कर ले, आज ही खत्म हो गया, ठीक है। तो ये सिलेबस सिलेबस वाले जो दो तीन खतरनाक धुरंधर पूछ रहे हैं ना, तो इसका मतलब बेटा तुम्हें पढ़ने की आदत ही नहीं है, तुम वैसे गलत सिस्टम में घुसाए हो। हाँ, तो मोबाइल स्विच ऑफ करके साइड में रखते, दोबारा ये एप्लीकेशन ओपन मत करना, ठीक है। तेरे नाम का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बाकी पढ़ते रहो बस तुम। रास नृत्य। रास नृत्य बच्चों किससे जुड़ा होगा? भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नृत्य है मेरे दोस्त, कौन सा? रास नृत्य, ठीक है ना। रास नृत्य। हाँ, तो आप लोग है ना बेटा, सिलेबस सिलेबस मत किया करो तुम लोग। जिन परिवारों से आते हो, ठीक है, उन्हीं परिवारों से मैं आता हूँ, और मेरे को पता है कि सरकारी नौकरी की वैल्यू हमारे घरों में कितनी है, बहुत ज्यादा है। सारी की सारी चीजें अपने घरों के अंदर सरकारी नौकरी के आसपास घूमती है। चाहे हम सुख की बात करें, चाहे हम बच्चों खुशी की बात करें, ठीक है। तो जब सरकारी नौकरी लगती है ना, तो उस घर में एक अलग ही माहौल बन जाता है, ठीक है। तो बेटा जब सरकारी नौकरी आपको लगना हो ना, तो इन बातों से आपको हटना पड़ेगा। सिलेबस कम हो कब होगा, कितना पढ़ना होगा, मेरा टाइम मैनेजमेंट बना दो, ये चीजें जो है ना, ये बच्चों की होती है, ठीक है। आपका सिलेबस तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक तुम नौकरी नहीं लग जाते, ठीक है। ये पढ़ाई तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगी जब तक आप लोग कामयाब नहीं हो जाते। तो जो नए बच्चे हैं जो सिलेबस सिलेबस चिल्ला रहे हैं, तुम आलसी मत बनो, तुम डरो मत, ठीक है। तुम बस पीछे पीछे आते रहो, जितना मैं पढ़ाता रहूं तुम पढ़ते रहो। सिलेबस तो मेरे बच्चों आज तक मेरे से ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो तुम कैसे कंप्लीट कर लोगे? नए नए क्वेश्चन आज पेपरों में आने स्टार्ट हो चुके हैं, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पेपरों में आते हैं, ठीक है। और उन 100 क्वेश्चनों को ठीक करने के लिए पूरी जिंदगी अब तक हमने क्या है, पढ़ाई ही तो की है। किसके लिए? जो पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, उनमें हमें ज्यादा से ज्यादा ठीक करने हैं, इसके लिए ही तो पढ़े हैं हम जिंदगी में। तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नृत्य होगा रास नृत्य। ये कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ब्रिज भाषा वाले क्षेत्र में। ब्रिज भाषा वाले क्षेत्रों में प्रचलित है मेरे दोस्त। तो ये ब्रिज भाषा वाला क्षेत्र हरियाणा में कौन सा होगा, जहां पर ब्रिज बोली मेरे दोस्त बोली जाती होगी? और हरियाणा में ब्रिज बोली वाला क्षेत्र कौन सा है? जैसे फरीदाबाद है, फरीदाबाद के साथ बल्लभगढ़ है, बल्लभगढ़ के साथ है बच्चों लगता पलवल है, होडल है, ठीक है ना। तो ये ब्रिज भाषा वाला क्षेत्र है जहां पर रास नृत्य भगवान श्री कृष्ण से संबंधित सबसे ज्यादा प्रचलित है। रास नृत्य जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। आपसे कोई पूछ ले कि रास नृत्य कितने प्रकार का होगा बेटा, तो आप बोलेंगे दो प्रकार का होगा। सर ये दो प्रकार का कैसे होगा? एक रास नृत्य में तो पुरुष पार्टिसिपेट करेंगे, ये एक रास नृत्य जो होता है, ये एक होता है पुरुष प्रधान। एक तो होगा मेरे भाई पुरुष प्रधान रास नृत्य, और एक होगा स्त्री प्रधान, जिसमें महिलाएं ज्यादा होंगी। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि पुरुष प्रधान जो रास नृत्य होता है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, और स्त्री प्रधान को हम क्या बोलेंगे? तो आपको पता होगा कि पुरुष मेरे दोस्त क्या करते हैं गुरुजी, पुरुष करते हैं तांडव। और जब पुरुष ज्यादा तांडव करते हैं, शादीशुदा पुरुष यदि ज्यादा तांडव करते हैं, तो घर आने के बाद फिर स्त्री बच्चे उसके ऊपर तांडव करती है। तो याद रखेंगे कि पुरुष प्रधान रास नृत्य को तांडव कहा जाता है, और महिला प्रधान या स्त्री प्रधान रास नृत्य को कहा जाता है लास्य। ये पेपर में पूछा गया था
कि भाई स्त्री प्रधान रास नृत्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों को बोलना है लास्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्त? लास्य के नाम से, ठीक है ना। बेटा हिंदी इंग्लिश नहीं आता है हरियाणा पुलिस के अंदर, ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश की क्लास आपकी नहीं होगी। समझ में आई बात? हाँ, तो नोटिफिकेशन आपने शायद पढ़ा नहीं है ना, उसको पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर हिंदी इंग्लिश नहीं है मेंशन। तो रास नृत्य में आप लोगों को ये ध्यान रखना है। रास नृत्य के बाद बेटा बात करेंगे नेक्स्ट, कीजिएगा एक बार फटाफट नोट करो, नोट करने के बाद डन लिखो। मिल जाएंगे मॉक टेस्ट वगैरह, सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी दोस्त, ठीक है ना। और 3 साढ़े 3 महीने का हम टारगेट लेके जो चले हैं ना, तो उस टारगेट को हम बच्चों समय पे कंप्लीट कर लेंगे अपना, ठीक है, तुम टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, अब आप लोगों को मैं पीपीटी के माध्यम से भी चीजें कवर कराऊंगा, जैसे आभूषण है, ठीक है, वेशभूषा है, तो वो पीपीटी से हमें अच्छे से समझ में आएंगे कि झुमका नामक आभूषण, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, उससे संबंधित जो एक दो बातें हैं वो पीपीटी पर हम काम कर लेंगे, तो समय भी बच जाएगा हमारा। और मिसलेनियस पार्ट हम मैक्सिमम पीपीटी से ही कवर करेंगे, ताकि 5 7 10 दिन के अंदर हम मिसलेनियस पार्ट को कंप्लीट कर लें, ठीक है। कंटेंट आपको भरपूर मिलेगा, कंटेंट में कोई कटौती नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लगे हुए हैं, क्योंकि कल को आप लोग नौकरी लगोगे तो बच्चों वो क्रेडिट आप लोग हमें ही तो दोगे, तो हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जो है वो पिछड़े, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि सबसे सुपर सबसे ऊपर मेरे दोस्त अपना ही बच्चा हो। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराएंगे, ठीक है। तुम जल्दबाजी मत किया करो, जितना आज काम करवाया जाता है उसको पक्का करते चलो बस। ऐसा ना हो कि ये नृत्य हमें बार बार पढ़ने पड़े, आज हमने पढ़ लिए तो दोबारा हमें इनकी तरफ देखना नहीं है, दिमाग में बैठा लेना बस। अगला जो नृत्य है वो याद रखना है डफ नृत्य, या डफ से पहले बता देता हूं दमाल। दमाल कौन करते हैं बेटा? पुरुष करते हैं दमाल। तो अगला जो नृत्य होगा वो पढ़ेंगे दमाल नृत्य। दमाल नृत्य जो है ना, ये हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। एक पॉइंट तो ये याद रखेंगे आप, ये हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। ये हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। प्राचीन है तो कितना पुराना है बेटा? महाभारत काल से ये चलता आ रहा है। महाभारत काल से चलता आ रहा नृत्य है। अब महाभारत काल से ही क्यों चलता आ रहा है ये? क्योंकि महाभारत काल में सबसे पहले बच्चों कृषि परंपरा की शुरुआत हुई हरियाणा से। तो महाभारत काल से ही हरियाणा में कृषि परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। और कृषि परंपरा की शुरुआत मानी जाती है तो बच्चों ये जो नृत्य है ना, दमाल नृत्य है, ये किसानों से जुड़ा हुआ नृत्य है, तो ध्यान रखना है, कृषि व किसान से संबंधित नृत्य है ये। कृषि व किसान से संबंधित क्या है? नृत्य है, ठीक है। तो किसान मेरे दोस्त जब अपनी फसलों को बहुत अच्छे से खेतों के अंदर देखते हैं, तो किसानों के चेहरे पे खुशी तो आएगी, और जो नृत्य किए जाते हैं वो ज्यादातर खुशी में ही किए जाते हैं, ठीक है ना। गम में तो कोई नृत्य किया ही नहीं जाता है। सिर्फ एक नृत्य जो खेड़ा है, वो मेरे दोस्त हम मानते हैं कि बुजुर्ग की मृत्यु के बाद किया जाता है, तो थोड़ा सा गम होता है कि घर का कोई सदस्य गया हो, लेकिन फिर भी एक खुशी होती है कि वो सदस्य गया है, तो वो सारे के सारे सुख भोग के गया है, उसको कोई दुख नहीं था। इसलिए बच्चों बुजुर्ग की मृत्यु पर वो खेड़ा नृत्य किया जाता है। नृत्य खुशी पे ही किए जाते हैं, और जब किसान खुश होगा तो किसान फिर क्या करेगा? खुले आसमान में चांदनी रात के अंदर, खुले आसमान में चांदनी रात में
पुरुषों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान की मूर्तियां हाथों में लेकर ब्रह्मा विष्णु व महेश भगवानों की जो मूर्तियां हैं, ठीक है, हाथों में लेकर डफ ढोल वाद्य यंत्रों के साथ, तो इसमें डफ का इस्तेमाल किया जाता है। ये नृत्य किया जाता है बच्चों। तो खुले आसमान में चांदनी रात में किसान नाचते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान की मूर्तियां अपने हाथों में लेकर। और इस नृत्य में जिन वाद्य यंत्रों का, बच्चों बजाने वाले यंत्रों का यूज किया जाता है वो डफ और ढोल होता है। ठीक है, इस प्रकार का जो नृत्य है वो आपको कौन से क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलेगा? तो ये झज्जर, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव के इलाकों में ज्यादा प्रचलित बच्चों नजर आएगा। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जो प्रचलित है धमाल नृत्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है, झज्जर के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर, झज्जर, महेंद्रगढ़ व गुरुग्राम क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो ये आपका धमाल नृत्य होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। धमाल नृत्य के बाद मेरे दोस्त आता है फिर डफ नृत्य। क्या आता है? डफ नृत्य। डफ जो है ना, एक वाद्य यंत्र का नाम है। और बच्चों, डफ नामक वाद्य यंत्र इस नृत्य में पुरुषों के द्वारा यूज किया जाता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? डफ नृत्य। तो ध्यान रखेंगे, पुरुषों द्वारा डफ वाद्य यंत्र पर पुरुषों के द्वारा डफ वाद्य यंत्र की सहायता से ये किया जाने वाला क्या होगा? नृत्य होगा। बच्चों, क्वेश्चन एक एग्जाम में ये भी पूछा गया कि हरियाणा के लोगों ने ये जो डफ नामक नृत्य है, इसकी प्रस्तुति सबसे पहले कौन से गणतंत्र दिवस के अवसर पर की थी? तो बेटा आपको ध्यान रखना है, 1969, 1969 का जो गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे हमने मनाया, तो बच्चों दिल्ली के अंदर जो समारोह आयोजित किया गया था गणतंत्र दिवस पर, वहां पर डफ नृत्य को सबसे पहले हरियाणवी पुरुषों ने क्या किया था? प्रस्तुत किया था। तो फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर जी, संडे को वीकली टेस्ट लेके आओ। बिल्कुल बेटा, संडे को वीकली टेस्ट होता है, संडे को वीकली टेस्ट होता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डफ नृत्य की प्रस्तुति सबसे पहले कौन से गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई थी? तो ध्यान रखना है बच्चों, डफ नृत्य की सबसे पहले प्रस्तुति
डफ नृत्य की सबसे पहले जो प्रस्तुति है वो वर्ष 1969 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो डफ नृत्य की प्रस्तुति सबसे पहले बेटा 1969 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। डफ नृत्य के बाद अगला जो नृत्य याद रखेंगे वो है रतवाई नृत्य। रतवाई नृत्य, रतवाई नृत्य जो है मेरे दोस्त, ये कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित है? आपको ध्यान रखना है, मेवात क्षेत्र में। मेवात क्षेत्र में प्रचलित नृत्य है रतवाई नृत्य। एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, रतवाई नृत्य कहाँ किया जाता है? आप बोलेंगे मेवात क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है रतवाई। बच्चों, रतवाई के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है गुग्गा नृत्य। कौन सा नृत्य? गुग्गा नृत्य। तो आपको पता होना चाहिए कि गुग्गा नृत्य जो है मेरे दोस्त, वो कब किया जाता है? भाद्रपद महीने में। भादवे का जो महीना होता है जिसको हम सितंबर का महीना बोलते हैं, ठीक है, तो भाद्रपद या सितंबर महीना। भाद्रपद जो महीना होता है ये देसी कैलेंडर का छठा महीना होता है, और सितंबर जो होता है बच्चों वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का 9वां महीना होता है। तो भाद्रपद या सितंबर महीने में किया जाने वाला नृत्य। और सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्रों से आप लोग आते हो। आपको पता होगा कि भाद्रपद यानी भादवे के महीने में बच्चों एक बांस के लठ पर महिलाओं के वस्त्र बांधकर पूरे गांव में घुमाया जाता है बच्चों। उसी को हम क्या बोलते हैं? गुग्गा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुग्गा बोलते हैं। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस नृत्य के अंदर भगत जो है ना, बच्चों वो शवम को लोहे की जंजीरों से पीटते हुए चलते हैं। शवम को जंजीरों से क्या है? पीटते हैं। जंजीरों से क्या है? पीटते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, नृत्य में भगत शवम को जंजीरों से पीटते हैं। गुग्गा नृत्य के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो डेरू। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि इस नृत्य के अंदर कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस नृत्य में डेरू नामक वाद्य यंत्र, डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग बच्चों किया जाता है। ठीक है, याद रखना है इस नृत्य के अंदर डेरू नामक वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है मेरे दोस्त? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गुग्गा नृत्य के बाद आपको ध्यान रखना है डमरू नृत्य। अब डमरू जो है मेरे दोस्त वो किसका प्रतीक है? भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव का। तो सीधी सी बात है कि डमरू नृत्य कब किया जाएगा? शिवरात्रि के अवसर पे। तो याद रखना है शिवरात्रि के अवसर पर। शिवरात्रि के अवसर पर किया जाने वाला
नृत्य है मेरे दोस्त। कौन सा नृत्य है? डमरू नृत्य है। और आप सभी को पता होगा कि डमरू जो बजाया था भगवान भोलेनाथ ने बच्चों, तांडव नृत्य। तो तांडव नृत्य के दौरान भगवान शिव ने क्या बजाया था? डमरू ही तो बजाया था। हाथ में डमरू लेके एक टांग पर बच्चों जो नृत्य किया था भगवान शिव ने गुस्से में, उसी को तो तांडव बोलते हैं। तो तांडव नृत्य के दौरान भगवान शिव द्वारा प्रयोग किया गया वाद्य यंत्र, ठीक है, क्या था बेटा? वो डमरू ही था। ठीक है। इसके बाद एक नृत्य आपको ध्यान रखना है, गणगौर। सारे के सारे नृत्य ही लपेट दिए हैं हमने, तुम्हें कोई किताब उठाने की जरूरत ही नहीं है, सारे के सारे नृत्य यहाँ पर अपने कंप्लीट होंगे, है ना। गणगौर नृत्य। बच्चों ये जो गणगौर है ना, आपसे पूछा जाएगा कि गणगौर नृत्य हरियाणा में कहाँ प्रचलित है, तो आप बोलेंगे ये हिसार क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित है। या तो ये हर जगह जाता है, राजस्थान में ज्यादा किया जाता है ये, लेकिन हिसार में ये हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रचलित होगा। हिसार के लोग ज्यादा मेरे दोस्त इस नृत्य को करके खुश होते हैं, जिसको हम गणगौर बोलते हैं। और ये जो गणगौर नृत्य आप लोग पढ़ रहे हो, इसमें इस गौर को गौर से देखेंगे तो ये गौरी है। गौरी का मतलब पार्वती है। और पार्वती तो बच्चों जानते होंगे, माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी, है ना। और जो ये गण है, गण, गण कौन है बेटा? गण है यहाँ पर भगवान शिव, क्योंकि जहां पर पार्वती होंगी वहीं पर भगवान शिव होंगे, साथ साथ रहेंगे, है ना। तो बच्चों गणगौर जो नृत्य है, ये नृत्य शिव और पार्वती के सम्मान का प्रतीक है। शिव और पार्वती को खुश करने के लिए जो है ना, इस नृत्य को लोग करते हैं। तो शिव पार्वती के सम्मान का ये क्या होगा? प्रतीक होगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? गणगौर नृत्य बोलेंगे। ठीक है ना, चलेगा मेरे दोस्त। तो हमारा हरियाणा का जो राजकीय नृत्य है वो बचता है, वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे, जिसको बोलते हैं सांग। ठीक है, तो कल मेरे दोस्त सुबह सुबह 9 बजे शुरू कर देंगे हम सांग। तो सारे के सारे बच्चे जुड़ना ना भूलें, डेली 9 बजे अपनी क्लास हुआ करेगी और तेजी से हम चलेंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन फास्ट के बजाय हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बेटा सारी चीजें किताबों में लिखी होती है, लेकिन रट्टे मारने से नहीं आएंगी, चीजें समझने से आएंगी। और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब सामने वाला बोलता है तो उसके द्वारा बोले गए शब्द ही हमारे कानों के अंदर और हमारे दिमाग में बैठते हैं। ठीक है, यदि तुम खुद पढ़ने बैठोगे तो बेटा रट्टा मारोगे, वो 1 दिन 2 दिन याद रहेगा। जब वहां से क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में बच्चों पेपर में पूछे जाने शुरू होंगे तो फिर कंफ्यूजन बढ़ेगी। और इन्हीं को दूर करने के लिए जो है ना, वो कोचिंग ली जाती है, बैच खरीदे जाते हैं। ठीक है, तो हमें फास्ट फास्ट ना चलकर हमें इस तरीके से चलना है कि एक बार ही हमें पढ़ना पड़े, बार बार उसको मेरे दोस्त ना पढ़ना पड़े। और बार बार कब नहीं पढ़ना पड़ेगा? जब बच्चों हम क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करते हुए क्लास को, एक एक चीज को समझते हुए, एक एक शब्द को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तो दिमाग जो है बहुत अच्छे तरीके से उनको सेट करता चलेगा। और फिर भविष्य में कभी भी बच्चों वो शब्द यदि आप लोग देखेंगे सुनेंगे तो दिमाग अपने आप बता देगा और वो क्वेश्चन आपका ठीक होता चला जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर कल इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू।